नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। यूपी में नल कनेक्शन देने की रफ्तार अब राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 72.2% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य अब पूरा कर लिया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश में 72% नल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके लक्ष्य को हासिल करने वाला यूपी अकेला राज्य है। इस उपलब्धि पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग और जल निगम ग्रामीण की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड के ज्यादातर जिलों में 90% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की सप्लाई दी गई है। महोबा में 97.57%, ललितपुर में 97.33%, झांसी में 96.40% और बांदा में 95.39% ग्रामीण परिवारों को हर घर जल की सौगात मिली है। वहीं बिंद क्षेत्र मिर्जापुर में 96.27% नल कनेक्शन दिए गए हैं। पश्चिम क्षेत्र में बागपत में 93.77% और शामली में 92.94%, मेरठ में 91.32% और पूरब के वाराणसी में 90% ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल सप्लाई भी शुरू कराई गई है। अब सरकार का फोकस आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद पर है। योजना के चौथे फेज के तहत इन जिलों में गंगा और यमुना नदियों से पानी देने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन जिलों में जल सप्लाई पहुंचाने का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामले को देखते हुए योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था, लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। लोक भवन के मीडिया सेंटर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की जरूरत महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग 1,27,24,51,000 रुपए से ज्यादा की राशि का व्यय भार अनुमानित है। सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है और जल्द ही ये थाने स्थापित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो सकेगी। प्रदेश में साइबर क्राइम की मौजूद स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। हमारा सजा दिलाने की दर नेशनल साइबर क्राइम की सजा दिलाने की दर से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में नेशनल दर 46.5% है, जबकि हमारा कन्विक्शन रेट 87.8% है। अब तक प्रदेश में 838 कन्विक्शन हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 कन्विक्शन हुए हैं। प्रदेश में 7,122 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2,582 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10,117 केस रजिस्टर हुए हैं। औद्योगिक व सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े निवेश परियोजनाओं के लिए अब भूखंड आवंटित करने से पहले आवेदक का बैकग्राउंड भी जांचा जाएगा। साथ ही प्राधिकरण के काम करने वाले किसी भी कार्मिक के रिश्तेदार अगर इस श्रेणी में भूखंड के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए पहले सीईओ से लिखित अनुमति लेनी होगी। और इस संबंध में औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, यूपी सीडा, गीडा, सीडा के सीईओ को पत्र भेजा है। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि औद्योगिक व आईटी श्रेणी में रियायती दर पर उन निवेशकों को भूखंड नहीं मिल पाते जो खुद उद्योग लगाना चाहते हैं। इसकी बजाय अन्य फर्मों को भूखंड आवंटित हो जाते हैं जो उस भूखंड पर निर्माण कर उसे किराए पर देते हैं या भूखंड ही किसी दूसरे को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इससे जहां एक और सही उद्यमी को जमीन नहीं मिल पाती है, वहीं दूसरी ओर जमीन किराए पर लेने के कारण निवेशक पूरी क्षमता के साथ उस पर निवेश नहीं कर पाते। अब तय हुआ है कि रियायती श्रेणी के भूखंड आवंटित होते वक्त आवेदक उद्यमी का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। प्राधिकरण विभिन्न मानकों पर इंटरव्यू में ये देखेंगे कि खुद निवेश करने वाले संस्थानों को ही जमीन आवंटित हो। प्राधिकरण में कार्यरत किसी कार्मिक की पत्नी, पति,
पुत्र और अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन अगर इस तरह के भूखंड के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए सीईओ की अनुमति जरूरी होगी। ऐसा न होने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। बस्ती के अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। भारत माता की। जहां तक आवाज जारी है, देश की युवा शक्ति इतने जोर से आप अपना भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करिए कि बस्ती के एक एक गांव में आपकी आवाज पहुंच जाए। भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे थोड़ा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और बस्ती के लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, जिला प्रभारी समीर सिंह जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, रवि सोनकर जी और यहां पर भारी संख्या में उपस्थित बस्ती के मेरे सभी युवा साथियों, मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, जिनकी रणनीति और जिनकी अगुवाई में संगठन ने ये प्रचंड विजय प्राप्त की है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर उनका बस्ती की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। और यह हम सब जान रहे हैं कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी, तब ये देश दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। और ये हमारा सौभाग्य है, एक यशस्वी नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था
देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। जिस गति से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 3-4 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ हर भारतवासी को जुड़ना है। हर भारतवासी जुड़ेगा तो अर्थव्यवस्था की मजबूती होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली आना, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना। और इसी का परिणाम है बस्ती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष संबंध है। यहां जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं ना, ये मेडिकल कॉलेज तभी आपको प्राप्त हुआ था जब माननीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्रालय के मंत्री थे। आप सोचिए, बस्ती में कोई मेडिकल कॉलेज की बात सोच सकता था? लेकिन भाइयों बहनों, गोरखपुर में एम्स हो या फिर बस्ती का मेडिकल कॉलेज, ये सभी नड्डा जी की देन है। और भाइयों बहनों, इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के समाधान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनका विजिट हुआ था। वे चिंतित थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रभावी कार्य योजना बनाई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप यह बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को निगल लिया था, आज उस बीमारी को हम पूरी तरह नियंत्रित करके उसका उन्मूलन कर चुके हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपके द्वारा दिए गए योगदान की महती भूमिका है। इस अवसर पर भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक खेलकूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए थे और ऐसे ही खेलकूद महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े थे। अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही थी और प्रत्येक प्रतियोगियों में वहां पर प्रधानमंत्री जी उनको मिले थे। यह हमारे युवाओं को अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करता है। और जहां इसके लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है, वहीं साथ ही साथ हर एक जनपद में एक एक सेंटर खेल के लिए बनाने की कार्रवाई भी आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश कैसे इसमें पिछड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा। हर गांव में योग मंगल दल और महिला मंगल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हम लोग स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज परिणाम है, देश के अंदर इस सामर्थ्य जहां आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं। और यही नहीं, एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है
नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। और इसी उद्देश्य से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम लोग यहां पर आए हैं। आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया ताकत देती है। और इसी ताकत के साथ आज हम सब बस्ती जनपद में एक बार फिर से यहां पर आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बस्ती आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंडेरवा के भी हम लोग आ रहे थे, मुंडेरवा चीनी मिल को देख रहे थे, कितने अच्छे ढंग से चीनी मिल चल रही है। किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसी प्रकार के आयोजन हो, तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब बस्ती में आगमन हुए हैं। मैं यहां के सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को, यहां के विधायक श्री अजय सिंह जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी को और पूरी टीम को जो इस खेल महाकुंभ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनको बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास करेंगे तो अगले बार के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अब प्रदेश में भी अलग अलग खेल के लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग प्रतियोगिता खेलकूद के ये प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। इनमें आपको भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आप सबके और हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और इस महाकुंभ के आयोजक सम्माननीय मेरे छोटे भाई हरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राव जी, हमारे यहां के प्रभारी मंत्री सच्चान जी, हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और बस्ती में इस महाकुंभ में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे नौजवान खिलाड़ी साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी अभी योगी जी कह रहे थे कि 9.5 साल में नए भारत का दर्शन हो रहा है और उस नए भारत का प्रतिबिंब मुझे यहां नौजवानों में दिख रहा है, वह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मित्रों,
ये खेल। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि संसद परिसर में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति विपक्ष का असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण अलोकतांत्रिक होने के साथ ही उनके कुसंस्कारों को भी दर्शाता है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति अहंकार और विद्वेष से परिपूर्ण यह कृत्य अत्यंत ही शर्मनाक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद से निष्कासित सांसदों को लेकर बयान दिया है। चलिए आपको भी सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है। कैमरामैन, मुझे गोरखपुर में हमारे सांसद रवि किशन जी मिले। वो कह रहे थे कि हमारे भोजपुरी स्टूडियो में भी कैमरामैन की जगह खाली है, अगर एग्जामिनेशन दे तो हम विचार कर सकते हैं ऐसे कैमरामैन के लिए। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आप बताइए, इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मित्रों, यह एक तरफ क्या कहते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी क्या कहते हैं, देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, इसके लिए काम करो। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने मोबाइल चोरी और स्नैचिंग करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लूट और चोरी के 3 मोबाइल बरामद भी हुए हैं। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से अभियुक्त मनोज गुप्ता को थाना क्षेत्र के बड़ा डी पार्क के पास सेक्टर 62 नोएडा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ से आरोपी ने बताया कि वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मोबाइल चोरी और स्नैचिंग करता था। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बरामद फोनों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। प्रश्न खड़ा करता है, इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे, और उसी क्रम में जो उन्होंने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना,
हर घर गरीब परिवार को रसोई गैस की उज्ज्वला योजना, हर घर में एलईडी बल्ब के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की बचत के साथ साथ सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत की योजना, हर घर नल की योजना, जन धन की योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा एक साथ समवेत स्वर में सभी को जोड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हाँ मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हाँ उससे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। और जिन्हें नहीं मिल पाया उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाना है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर सरकार के खर्चे पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अधिकारी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं। उसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस योजना को संबल प्रदान करने के लिए आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बना करके हर एक वंचित को, दबे कुचले को, गरीब को, दलित को। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाज शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।